स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, यानी कि डाल्टन का कौन सा पॉस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है, या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। ओके, या सिंपल शब्दों में बोले, ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल शब्दों में बोले तो कहना चाहता है कि डाल्टन्स का कौन सा ऐसा पॉस्टुलेट है जो आपने पढ़ा है ना एनसीईआरटी में। पेज नंबर बच्चों 32 ओपन करिए, टोटल 6 पॉस्टुलेट लिखे हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉस्टुलेट है वो लिख के आपको यहां पर बताना है। कौन सा ऐसा पॉस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है या सपोर्ट करता है। ठीक, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सभी बच्चों को पता है। क्या? किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जितना मास होता है रिएक्टेंट्स का, उतना ही केमिकल रिएक्शन के बाद होता है। करेक्ट, ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है। करेक्ट, ओके। नाउ इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम वाटर बना के आपको दिखाते हैं, H2 + O2 गिव्स व्हाट? H2O। करेक्ट, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। ठीक, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब जिनको बैलेंस करना नहीं आता है एक रिएक्शन, तो आपको सीखनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, बिकॉज इसी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। वैसे 10th क्लास में बैलेंसिंग पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन कितने एटम है? 2। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है तो ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक, अब सुनो, अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 लगा दूँ और यहाँ पर 2 लगा दूँ, ठीक, समझ लो, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो इससे क्या फायदा है? ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? 4। समझिए जरा बात को, यहाँ हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? 4 एटम्स। किसके? हाइड्रोजन के 4 एटम्स ऑफ, या एक काम करें ना, बस नंबर लिख देते हैं ऐसे ऐसे। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स। ठीक, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है? नीचे 2 लिखा हुआ है, सो 2 एटम्स। किसके? ऑक्सीजन के। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत ध्यान से चेक करना, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, ये कैसे निकालेंगे समझो जरा। 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो 4 एटम्स तो हो गए किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 4 एटम्स हो गए किसके? हाइड्रोजन के। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कैसे निकालेंगे? यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, और 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पर एटम के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर आगे लिखा है उसका। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 एटम्स हो गए किसके? ऑक्सीजन के। ठीक है, दिखाना मैं आपको ये चाहता था, ध्यान से चेक करिए बच्चों। रिएक्टेंट साइड में अगर हम आपसे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट मतलब जो भी सब्सटेंस आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, सो रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक, मतलब जितने हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में। ठीक, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। करेक्ट, यानी कि जितने हाइड्रोजन लेफ्ट में है, जितने हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट में है उतने ही हाइड्रोजन के एटम राइट में, जितने ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट में है उतने ही ऑक्सीजन के एटम कहाँ है? राइट में। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि जितने एटम्स ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था उतने ही एटम्स आपको आउटपुट में भी मिले, यानी कि आपको प्रोडक्ट में भी मिले। तो क्या कोई नया एटम बन गया? क्या नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए या नंबर ऑफ एटम्स घट गए, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए? नहीं, 4 हाइड्रोजन पहले भी था, अभी भी 4 हाइड्रोजन है। ठीक, 2 ऑक्सीजन पहले भी था, अभी भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक बात बताऊं, जब एटम ना तो एक्स्ट्रा बने ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ, जितने एटम पहले थे 4 + 2 6 एटम थे टोटल, यहाँ पे भी देखिए 4 + 2 6 एटम है, तो ना तो एटम बने नए एटम नहीं बने, नए एटम कोई नहीं बना, और ना तो एटम यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए। करेक्ट, तो बच्चों जब एटम ही नहीं नया बना तो नया मास कहाँ से आएगा? सोचो भाई, मास किस में होता है? एटम में ही तो होता है, एटम में ही तो मास हो, एटम का कुछ मास होगा ना भाई। जैसे हमने बॉल रख दी, 6 बॉल इधर है और 6 बॉल उधर है, आइडेंटिकल बॉल है एक जैसी, तो जितना मास इधर होगा उतना ही मास उधर होगा। समझ रहे हो ना? तो जब नया एटम ही नहीं बनता है नए टाइप का कोई, जितने पहले थे उतने, हाँ बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो जाता है, जैसे कि ये 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके वाटर का मॉलिक्यूल वगैरह बना देते हैं, तो वो सब एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जितने एटम पहले थे उतने एटम अभी भी हैं। सही है ना? तो बच्चों जब नए एटम बने ही नहीं, कोई एटम डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ, तो
तो नया मास कहाँ से बनेगा, क्योंकि मास तो एटम के पास होता है ना, एटम ही नया नहीं बना तो नया मास कहीं से नहीं बनेगा। कोई एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बस यही बात है। तो बताइए यहां से हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि अगर नए एटम बनेंगे नहीं और कोई एटम अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जितने एटम पहले थे उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी हैं, तो नया मास आ नहीं सकता, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, बस। तो यही चीज आपको पॉस्टुलेट नंबर 2 में देखने को मिलेगी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ओपन करिए बच्चों, पॉस्टुलेट नंबर 2 में देखिए डाल्टन ने क्या बोला था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। सुन लो, ज्यादा परेशान मत होना, जो उसने पॉस्टुलेट बोला था एग्जैक्टली आपको लिख के आना है। एग्जाम में ये मत लिख देना पॉस्टुलेट नंबर 2 ना, पूरा लिख के आना है आपको, जैसा आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो लिखना क्या है, सुनिए ध्यान से, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे सर एटम तो डिविजिबल होता है, सर आज मॉडर्न केमिस्ट्री में हमें पता है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। भाई एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है ना, लेकिन डाल्टन के टाइम में तो नहीं पता था। तो जो वो बोल गया है आपको वो लिखना है, जो वो बोल के गया है आपको वही लिखना है, करेक्ट। अपने मन से कुछ मत लिखना, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा पॉस्टुलेट था, तो एग्जैक्टली वही पॉस्टुलेट हम लिख के आएंगे, ठीक है ना। तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, हालांकि मैं आपको बता दूं ये बात उसकी गलत थी, क्योंकि एटम्स को हम लोग अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में हमें पता है, मॉडर्न टाइम में, कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं ना। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो हम उस पर बात नहीं करके हम डाल्टन की बात को आगे रखते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, डाल्टन ने बोला था, व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। देख लीजिए जितने एटम पहले थे उतने ही एटम रिएक्शन के बाद में, और जब एटम ही नहीं नए बनेंगे और ना डिस्ट्रॉय होंगे तो मास कहां से नया बनेगा, और मास कहां से डिस्ट्रॉय, यानी कि जितना मास पहले था उतना ही मास अभी भी है। तो बताइए ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम पूरा आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, फाइनली हम लिखेंगे द पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी व्हिच इज अ रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज, फिर हम कॉलन लगाएंगे और ये वाला पॉस्टुलेट पूरा कॉपी कर देंगे। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, नोट कर लीजिए।